क्लास। आज हम चैप्टर जो है 4 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। बेसिकली सांस्कृतिक विकास, संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ उसका पता चलेगा हमें। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं कि सांची का जो स्तूप था, बेसिकली बौद्ध धर्म में स्तूप आपने बहुत बार सुना होगा, बिहार में कई हैं। तो सांची का जो स्तूप था वो नष्ट होने से कैसे बच गया, क्यों बच गया, क्या कारण था कि वो अभी तक उसके जो जैसा वो ढूंढा गया वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो इसका पहला कारण हम ये देखते हैं कि फ्रांसीसियों ने बेसिकली इसे कहा, जब इसे ढूंढा गया तो कहा कि इसे फ्रांस का जो संग्रहालय है वहाँ पे जो है रख दिया जाता है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं या जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी, जो एक प्राचीन चीज़ें थी, उनको वहाँ ले जाके रखा जाए। और अंग्रेज़ों ने भी सेम मांग यही की कि उन्हें जो है वहाँ पे अपने यहाँ जो है ले जाना था इसे। तो वहाँ की जो बेगम थी, जिसे शाहजहाँ बेगम कहा जाता है, उन्होंने ये कहा कि अगर इसे जो है बेसिकली ये जो लेके जाया जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सांची का स्तूप। तो इसकी जो प्लास्टर प्रतिकृतियाँ, मतलब कि इसी की जैसी जो एक तरीके से इसकी डुप्लीकेट कॉपी समझ लीजिए, उसको जो है वो साथ में अपने ले जा सकते हैं। लेकिन जो मूल कृति जो ओरिजिनल है वो यही रहेगी, भोपाल राज्य में ही रखी रहेगी। और दोनों जो है उसकी प्लास्टर प्रतिकृतियों से, डुप्लीकेट कॉपी से जो है संतुष्ट हो गए और उसको ले गए और अपनी स्टडी की। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम कि भोपाल के जो शासक थे उन्होंने सांची का जो संरक्षण था, जो उसकी एक तरीके से उसको सिक्योर रखना था, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। अगर मैं शाहजहाँ बेगम की बात करूँ कि उनके जो उत्तराधिकारी हुए सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने भी ये इसके रख रखाव में जो है पैसे खर्च किए, धन अनुदान में दिए, जिसे कहा जाता है दान में देना। इसके साथ जॉन मार्शल जो है इस चीज़ से इतने प्रसन्न हुए ये चीज़ें देखकर कि उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा सांची के स्तूप पर, उसे सुल्तान जहाँ बेगम को ही जो है समर्पित कर दिया। इसके साथ सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है सिर्फ इतना ही नहीं किया था, बल्कि जो अतिथि थे, जो पुरातत्ववेत्ता आते थे उस सांची के स्तूप पे, जो है एक तरीके से उसको जो है उसका सांची के स्तूप का जो है अध्ययन करने आते थे, उनके लिए उन्होंने जो है एक अलग से रहने के लिए अतिथिशाला, जहाँ मेहमान को ठहराया जा सकता है, वो बनवाने के लिए भी धन जो है दिए थे। जिसकी वजह से जो है सांची के स्तूप का अध्ययन जो है वो जो पुरातत्ववेत्ता थे वहाँ पे आके बहुत आसानी से कर पाते थे। और जॉन मार्शल ने भी इसी एक अतिथिशाला में जो है अपनी किताब लिखी। इसके साथ साथ देखते हैं कि पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा जो लिखी गई किताबें थी, उन्होंने उसके संग्रहण की भी जो है एक तरीके से उसको सिक्योर रखने के लिए भी जो है व्यवस्था की, मतलब एक तरीके से पुस्तकालय बनवाया, जहाँ पे जो है इसके ऊपर लिखी किताबों को जो है सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, और इसके लिए भी जो है उन्होंने अनुदान दिया, धन दिया, बेसिकली पैसे इन्वेस्ट किए। इसके साथ साथ सांची के स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता जो भी एक तरीके से इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो बहुमूल्य वस्तुओं को जो है यूरोप के संग्रहालयों में रखते थे, इन लोगों की नज़र नहीं पड़ी। जिसकी वजह से जो है ये आज भी जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्वविद्या के सर्वेक्षण का जो है एक तरीके से उसकी मरम्मत वगैरह जो है बहुत अच्छे से की जा रही है, जिसका ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके साथ हम देखते हैं कि एक और जो है स्तूप का पता लगाया गया, अमरावती का स्तूप, वो नष्ट हो गया। उसके नष्ट होने के क्या कारण थे, इस पर हम ज़रा ध्यान देंगे कि ये जो है ढूंढा गया था वही सांची के स्तूप से पहले ढूंढा गया था, सबसे पहला रीज़न ये रहा। इसके साथ सन 1796 में जो है राजा को जो है अमरावती स्तूप के अवशेष मिले। राजा जो है उस समय क्या था, एक मंदिर का निर्माण कराना चाहता था। तो जो स्तूप मिला उसके जो पत्थर थे राजा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, बहुत आकर्षित कर दे, जिसकी वजह से उसने वहाँ के पत्थर ले जाके जो है मंदिर का निर्माण करवाया, अपना उपयोग किया वहाँ पे। तब सीधी सी बात है, किसी स्तूप से पत्थर निकाले जाएंगे तो वो खंडहर के रूप में ही हमारे सामने फिर रह जाएगा। इसके साथ सन 1854 में जो है आंध्र प्रदेश के गुटूर जो जगह है, वहाँ के जो कमिश्नर थे, उन्होंने अमरावती की यात्रा की। उन्हें भी जो है वहाँ की जो मूर्तियाँ वगैरह जो उत्कीर्ण की गई थी, जो उसकी नक्काशी थी, एक तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई थी, उसकी जो शेप थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जिसकी वजह से उन्होंने जो है उन पत्थरों को एक तरीके से उन मूर्तियों को इकट्ठा किया और वो मद्रास ले गए अपने साथ। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इस स्तूप का जो पश्चिमी तोरण द्वार था उसको भी जो है एक तरीके से उन्होंने, बौद्धों का विशाल तोरण द्वार था, एक तरीके से शानदार था स्तूप। लेकिन जब ऐसी चीज़ें जो है लोग अपने साथ ले गए, अपने एक तरीके बाग बगीचों में लगाने लगे, तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया।
इसके साथ कहा जाता है कि 1850 में जो है बेसिकली यहाँ से जो है अलग अलग जगह पे पत्थर ले जाया गया, जिससे कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी पहुँचा, मद्रास की इंडिया ऑफिस भी पहुँचा। तो यहाँ पे ऐसे अंग्रेज अधिकारियों ने इसे अपने बागों में जो एक सजावट के सामान की तरह इस जगह की मूर्तियों का इस्तेमाल किया। इसके साथ देखते हैं कि पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल की सोच अलग थी। वे मानते थे कि जो एक तरीके से संग्रहालयों में जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं वहाँ पे जो है प्लास्टर प्रतिकृतियाँ, जैसे आप सांची के स्तूप में देख चुके थे कि वहाँ पे उसकी जो है रखी गई थी, तो उनका मानना था कि प्लास्टर प्रतिकृतियाँ जो कॉपीज़ है वो संग्रहालयों में रखी जानी चाहिए। जो ओरिजिनल जो है होती है मूर्तियाँ वगैरह या स्तूप वगैरह वो वहीं पे रहने चाहिए जहाँ पे उनकी खोज की गई है। लेकिन जो ये विचारधारा थी अमरावती के जो एक तरीके से मामले में जो है ये बात नहीं मानी गई, जिसकी वजह से जो है इसको संरक्षण नहीं प्रदान हो पाया और ये डिस्ट्रॉय हो गया। और सांची के मामले में ये बात मान ली गई थी। और इसका भी एक कारण जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वो पॉइंट्स के रूप में देखिए कि अमरावती का स्तूप जो है वो पहले खोजा गया था 1796 में, जबकि सांची का स्तूप जो है 1818 में खोजा गया। अब 1800 इतने टाइम में जो है इतना परिवर्तन विद्वानों की जो थिंकिंग है वो आ गया था कि अगर हम इसे जो है हटाएंगे तो ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको जहाँ खोजा गया है स्तूप को वहाँ पे ही संरक्षित करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, और अगर स्टडी वगैरह करनी है तो वहीं पर आके करनी चाहिए या फिर उसकी जो प्लास्टर प्रतिकृति है वो संग्रहालयों में रखनी चाहिए। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि अमरावती स्तूप जो है इसी वजह से खंडहर हो गया, जो आज हमें खंडहर की तरह एक छोटा सा टीला देखने को मिलते हैं, और उसकी जितनी भी एक तरीके से गौरव था, जितनी सुंदरता थी, वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं सांची के स्तूप की बात करूँ तो वो आज भी काफ़ी बचा हुआ है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चैत्य क्या होते थे और बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चैत्यों के नाम बताइए, एग्जांपल्स दीजिए। बेसिकली बौद्ध धर्म से जुड़े जो स्थल हम पढ़ेंगे वो दो स्थल ज़्यादातर पढ़ेंगे, एक स्तूप और चैत्य। अब देखते हैं चैत्य क्या है। बेसिकली खास वनस्पति वगैरह होती थी, चट्टानें होती थी, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य होते थे जो हमें विस्मय कर दे, विस्मय मतलब हैरान कर दे, विस्मयकारी होते थे, आकर्षित करने वाले होते थे। तो ऐसी जगहों को पवित्र स्थल बन जाते थे। अब यहाँ पे छोटी छोटी वेदियाँ बना दी जाती थी, मतलब कि एक छोटा सा जो है अंडाकार जो है कुछ बना दिया जहाँ पे लोग आके जो है मेडिटेशन करें, भगवान को याद करें, इन शॉर्ट कहा जाए तो उसे चैत्य कहा गया। पहाड़ों के बीचों बीच प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गौतम बुद्ध ने जो है उपदेश दिए थे। सप्ताह के बाद उनके शरीर के कुछ अवशेष जो हैं वो जो है टीलों पर रख दिए जाते थे, जैसे अंडाकार मैंने कहा बना दिया जाता था, और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में सामने आए। बेसिकली वो जो एक तरीके से जो उनके अवशेष बचे हुए थे उसे वहाँ पे रखा गया। इसके साथ धार्मिक स्थलों का चैत्य से स्तूप बना दिए गए। बहुत से धार्मिक स्थल ऐसे थे जो चैत्य जो पहले हुआ करते थे और बाद में उन्हें स्तूप के रूप में मतलब एक बड़े लेवल पे अच्छी तरीके से उसे विकसित किया गया। कुछ चैत्य जो स्तूप के रूप में बाद में परिवर्तित हुए थे उनका एग्जाम्पल देखते हैं। लंबिनी, जहाँ पे लंबिनी बेसिकली वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। बोध गया सबको पता है, बहुत फेमस जगह है जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ सबसे पहला जो उपदेश दिया था उन्होंने, धार्मिक उपदेश वहाँ दिया था। कुशीनगर कहा जाता है कि वहीं पर उन्होंने निब्बान का नॉर्मल अर्थ हमारी लैंग्वेज में मोक्ष प्राप्ति होता है। निब्बान वर्ड जो है बौद्ध धर्म में कहा जाता है, निब्बान प्राप्त किया था अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। और धीरे धीरे ये पवित्र स्थल जो है बन गए, और अशोक ने भी जो है लुम्बी की यात्रा की और वहाँ पे एक स्तंभ बनाया था बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं कि स्तूप क्यों बनवाए जाते थे, क्या कारण था इन चीज़ों के बनवाने का और कैसे बनवाए गए। सबसे पहले आते हैं कि गौतम बुद्ध से जुड़े जो अवशेष थे उनकी अस्थियाँ वगैरह, इसको जो है एक जगह गाड़ दिया जाता था और उसे टीले के रूप में जो विकसित किया जाता था, जो बाद में स्तूप कहलाए। पुरातत्ववेदाओं को ऐसा लगता था कि ये जो परंपरा है, ये स्तूप बनाने की परंपरा, ये गौतम बुद्ध या उनके बौद्ध धर्म से पहले की है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये चीज़ इसी धर्म में की गई। लोगों ने कुछ अवशेष गाड़े और उसे स्तूप बना दिए, और इसीलिए ये एक तरीके से बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में इसे प्रतिष्ठा मिल गई थी। लेकिन ये कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें जो है पहले भी हुई होंगी। अब स्तूप के बनाने के कारण क्या थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे उसको सुरक्षित रखा जाए, इसलिए बनाए गए होंगे। दूसरा कि धर्म प्रचार का एक तरीके बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता है इसके जरिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक तरीके से जो धार्मिक स्थलों की पवित्रता है, जो उनके
महत्वता है, एक तरीके से इम्पोर्टेंस है, उसे बनाए रखने के लिए जो है ये चीज़ किया गया होगा। और इसके साथ साथ चौथा कारण ये भी सोचा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने जो अपनी प्रतिष्ठा जो है एक तरीके से दिखाने के लिए कि वो देवी देवताओं से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उसके लिए इन चीज़ों का निर्माण कराया। क्योंकि अगर हम दक्षिण के मंदिरों के जब हमने पीछे पढ़ा था, तो दक्षिण के मंदिर जो है इसीलिए बनाए गए थे कि जितनी ऊंचाई पे वो बने होंगे उतना ही एक तरीके से जो है वो ये साबित कर पाएंगे कि वो भगवान से कितना ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, इसके साथ देखते हैं कि अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ जो है मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने जो है गौतम बुद्ध के अवशेषों को जो है बेसिकली रखवाया और स्तूप बनवाए थे। और सिर्फ कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो बड़े बड़े एक तरीके से सेवक थे, दूत थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को जो है अलग अलग डायरेक्शन में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जो है एक तरीके से स्तूप बनवाने के लिए भी कहा, ताकि जो है एक तरीके से उस चीज़ को सुरक्षित रखा जा सके। बरहूत, सांची और सारनाथ के स्तूप जो है इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब स्तूप का एक तरीके से निर्माण किस तरीके से कराया जाता था, स्तूपों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो गया है कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे या किन लोगों ने दान दिए। सबसे पहले तो दान देने की अगर मैं बात करूँ तो राजा जो होते थे वो तो ऐसी चीज़ों के लिए दान देते ही थे। सातवाहन शासक इसके एग्जाम्पल है। इसके साथ जो शिल्पकार या व्यापारी वगैरह जो अमीर वर्ग था, जिसे हम एक तरीके से इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, वो भी इस चीज़ के लिए दान देते थे। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष जो थी एक तरीके से जो बौद्ध धर्म से जुड़ना चाहते थे या आज भी जो है जुड़े हुए हैं, वो दान देते थे। इसके साथ भिक्षु और भिक्षुणियाँ बेसिकली जो वहाँ पे भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते थे, उन्होंने भी जो है दान दिए। दान कैसे, वो कहाँ से देंगे, क्योंकि वो तो खुद अब मांग के खा रहे हैं। लेकिन भिक्षु या भिक्षुणी बनने से पहले के जीवन में जो उनकी संपत्ति थी वो दान दे देते थे। ठीक है, अब चलते हैं स्तूपों की संरचना पर। इसकी संरचना से पहले ये एक इमेज जो है आप देख लीजिए। इसी इमेज के चलते जो है इसके सारे पॉइंट्स बनेंगे। जैसे स्तूप को जो है संस्कृत भाषा में टीला कहा जाता था। इसका जन्म कैसे होता था, गोलार्ध मतलब मिट्टी का जो आधा अंडकार, बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेदिका बनी, वेदिका के सेंटर में जो है ये जो आधा अंड है इसी को स्तूप कहा जाता है। इसी अंड के ऊपर एक हर्मिका भी आपको देखने को मिल ही जाएगी। हर्मिका जो है बेसिकली होती थी इसका सज्जे जैसे ऊंचा देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। ये ऊंचा होता था। हर्मिका के ऊपर जो है एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहा जाता है, उसको भी आप यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, इसके साथ इस यष्टि पर एक छतरी लगी होती थी, जहाँ मैंने यहाँ पे नोटिस भी कर रखा है, लिखा भी हुआ है। ठीक है, टीलों के चारों तरफ ये देखिए, चारों तरफ वेदिका बनी हुई थी। एक तरीके से छोटा सा गलियारा होता था जिसे कहा जा सकता है, और ये पवित्र स्थल माना जाता था। और इसके जो है चारों तरफ इस गलियारे के जरिए ही जो है चक्कर लगाया जाता था। ठीक है, और यही गलियारा जो था इसे सामान्य दुनिया और एक स्तूप बनाता था, एक पवित्र स्थान बनाता था जिसे सामान्य दुनिया से अलग किया जा सकता था। और कहा जाता है कि ये जो गलियारे होते थे पहले ज़्यादा अलंकृत नहीं किए जाते थे। पत्थर की वेदिकाएं जो है एक तरीके से नॉर्मल ही बना दिया जाता था। पत्थर की वेदिकाएं बाँस या काठ के घेरे के समान होती थी। और इसके साथ साथ तोरण द्वार, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो है तोरण द्वार होती थी। तोरण द्वार का मतलब है कि इसमें एंटर करने के लिए द्वार होता था, जिसको बाद में जो है बहुत अलंकृत या नक्काशी वाला जो है बनाया जाता था। और उपासक क्या करते थे, जो पूर्वी द्वार है, पूर्वी तोरण द्वार, उससे जो है प्रवेश करते थे और दाई तरफ जो है जाते हुए जो है पूरा दक्षिण तक जो है परिक्रमा पूर्ण करते थे। जैसे नॉर्मली सूरज जो है अपनी परिक्रमा करता है, पूरब से उदित होता है। ठीक है, और बाद में जो है स्तूपों की जो है टीलों को नक्काशी द्वारा सजाया गया। अमरावती में जो है एक तरीके से पेशावर की शाह जी के ढेरों में स्तूपों पर ताक और मूर्तियों को उकेरने की बेहतरीन कला देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और बाकी ये पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको जो है उस छोटे से चार्ट एक तरीके से इमेज के जरिए समझाया था। ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि सांची में जो एक तरीके से हमें स्तूप मिले हैं वहाँ पे बहुत सी मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है जो बौद्ध धर्म से जो है जुड़ी हुई नहीं थी।
तो ऐसा क्यों था कि वो मूर्तियाँ हमें सांची के स्तूप में मिली, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म से उसका कोई रिश्ता नहीं था। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि साल भंजिका बेसिकली सांची के तोरण द्वार पे एक मूर्ति मिली है जो पेड़ पकड़ कर लटकती हुई झूलती हुई दिखाई दे रही है, समझ लीजिए। लेकिन अगर मैं इस मूर्ति की बात करूँ तो त्याग और तपस्या से इसका कोई रिश्ता नज़र नहीं आता है, लेकिन जब इसका बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया तो पता चलता है कि संस्कृत के जो ग्रंथ वगैरह हैं वहाँ पे जो है इस स्त्री को जो है, जो पेड़ पकड़ के लटकती नजर आई है, झूलती नजर आई है, वो साल भज्जिका की मूर्ति है। माना जाता है हिंदू धर्म में कि ये जो है, अगर ये स्त्री जो है ये किसी पेड़ को छू देगी तो उस पे जो है फूल खिलाएंगे, फल लग जाएंगे। हिंदू धर्म में ये शुभ प्रतीक मानी जाती है। और इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म को जो हिंदुओं ने जब अपनाया तो वो अपनी कुछ मान्यताएं, विश्वास या प्रथाएं जो है वो अपने साथ लेकर जो है बौद्ध धर्म में आए। उन्होंने त्यागा नहीं। इसके साथ हम जानवरों के चित्र भी देखते हैं। जानवरों के चित्र हमें तोरण द्वार और वणिकाओं पर बहुत खूबसूरती से जो है एक तरीके से नक्काशी या उत्कीर्ण किए हुए उकेरे हुए नज़र आते हैं। हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय, बैल, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सामान्य प्रतीक नहीं थे। इन जानवरों और मानवों के गुणों में समानता स्पष्ट करने के लिए ये सारे उकेरे जाते थे। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे अगर मैं हाथी की बात करूँ तो हाथी जो है वो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। और कई प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच महिला की मूर्ति है जो उनके ऊपर एक तरीके से जल छिड़क रही है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो है बुद्ध की माँ माया है। वही कुछ मानते हैं कि एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुओं के जो है देवी देवताओं में आती है। गजलक्ष्मी सौभाग्य की देवी है जिनको जो है हाथियों से जोड़ा जाता है ज़्यादातर। ठीक है। तो देखिए हिंदू जो है एक तरीके से कोई भी जो है एक नया धर्म अपनाएगा तो एकदम से जो अपनी मान्यताएं हैं वो पूरी तरीके से छोड़ेगा नहीं, और उसका ही प्रतीक हमें इन मूर्तियों में देखने को मिलता है। इसके साथ देखते हैं सर्प को भी प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पुरातत्ववेत्ता मानते थे कि सर्प गौतम बुद्ध के समान है क्योंकि दोनों की ही पूजा पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। सांची के वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माने जाते हैं। ठीक है। अब इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको जो है समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।